हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सेंटम एग्जाम का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जी हाँ, तो हम लोग कवर करेंगे जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप में 8 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आपको एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपको यानी 20 मार्क्स मिलेंगे यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आपको 4 क्वेश्चन को आपको एग्जाम में हर हाल में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन को करेंगे और जो ईजी रहेगा वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने अभी सेंटम एग्जाम इकोनॉमिक्स का नहीं दिया है, तो क्योंकि आपको यही क्वेश्चन आएगा और आपको यही आंसर एग्जाम में लिखने और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है वो क्या है, मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जी हाँ, जो मांग की कीमत लोच है उसके जो विभिन्न प्रकार है, टाइप है, उसको आपको वर्णन करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला टाइप देखेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे, लोचदार मांग। जी हाँ, यानी मांग की कीमत लोच का जो पहला टाइप है वो क्या है, लोचदार मांग। तो हम लोग देखेंगे लोचदार मांग क्या होता है और इसका जो फिगर है उसको भी देखेंगे। आपको फिगर भी बनाने हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, यानी जिस अनुपात में जो वस्तु का मूल्य है उसमें परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में, जी हाँ, यानी उसी रेशियो में वस्तु की जो मांग होती है उसमें भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो यानी वस्तु की मूल्य में जो परिवर्तन होता है और उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पर माना किसी वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, यानी 20% परिवर्तन होता है, तो उसकी जो मांग है उसमें भी क्या होगी, 20% क्या होगी, परिवर्तन हो जाएगी। तो हम लोगों ने देख लिया यानी जो परिवर्तन होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। लोचदार मांग की वक्र रेखा चित्र में प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे हम लोग यानी फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे इसको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे क्या है, लोचदार मांग का यहाँ पे, जी हाँ, फिगर दिख रहा होगा आपको। तो आपको इस फिगर को भी बना लेना है, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, तो हम लोगों ने पहला टाइप देख लिया। अब दूसरा टाइप देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, अधिक लोचदार मांग। पहले हम लोगों ने लोचदार मांग देख लिया, अब अधिक लोचदार मांग देखेंगे किसको बोलते हैं, इसका फिगर भी देखेंगे। इस प्रकार हम लोग चलिए 5 टाइप को पढ़ लेंगे। अधिक लोचदार मांग, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा अनुपात होता है। जी हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे बराबर में देखा था, लेकिन यहाँ पे जो वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जी हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहते हैं। विलासिता की वस्तु है, जी हाँ, जो वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है उसकी मांग अधिक लोचदार हुआ करती है। तो विलासिता वस्तु की मांग जो होती है वो अधिक लोचदार हुआ करती है। इस बात को एक हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। माना कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर उसकी मूल्य में यानी उसकी मांग में 80% वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो यानी मूल्य है उसमें 40% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन जो मांग है उसमें 80% का वृद्धि हो गया। यहाँ पे यानी ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मांग कहेंगे। यहाँ पे भी इसका हम लोग यानी फिगर देख लेते हैं, कौन सा फिगर है इसका। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस फिगर को भी बना लेने हैं। ये आपका यानी हो गया अधिक लोचदार मांग का फिगर। तो आपको इसको बना लेना है और आपको नोट करना है। जी हाँ, क्योंकि आपको नोट करेंगे और आपको यही जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब तीसरा जो टाइप है वो क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग। तो हम लोगों ने लोचदार मांग देख लिया, उसके बाद अधिक लोचदार मांग देख लिया। अब पूर्णतः लोचदार मांग देखेंगे। इसको किसको बोलते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में बिना परिवर्तन हुए अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर ही समस्त मांग में यदि बहुत ज़्यादा वृद्धि या कमी हो जाती है तो इसे पूर्णतः यानी लोचदार मांग कहते हैं। यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु का जो मूल्य होता है उसका प्राइस होता है बिना परिवर्तन। जी हाँ, यानी कोई उसमें भी चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ भी, अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे होने पर जो मांग होती है उसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, या तो वृद्धि हो जाती है यानी बढ़ोतरी हो जाती है, या तो कमी हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की मांग का वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। जी हाँ, इस प्रकार की जो मांग होता है इसका वास्तविक जीवन में कोई भी महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं होता है। पूर्णतः लोचदार मांग की वक्र रेखा चित्र को हम लोग प्रदर्शित किया गया है, नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, तो आपको देख लेना है। ये आपका हो गया यानी पूर्णतः लोचदार मांग का फिगर। तो आपको इस फिगर को भी बना लेना है, आपको अगर पूरे मार्क्स चाहते हैं। अब चौथा जो टाइप है वो क्या है, यानी बेलोच मांग। क्या है ये बेलोच मांग, किसको बोलते हैं, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में बहुत कम होता है। जी हाँ, इसकी जो मांग में जो परिवर्तन होता है इसके जो मूल्य में परिवर्तन के अनुपात से क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की लोच इसी प्रकार की होती है। जी हाँ, जो अनिवार्य आवश्यकता है उसकी जो लोच होती है इसी प्रकार की होती है। किस प्रकार, यानी बेलोच मांग होती है। बेलोचदार मांग की वक्र रेखा चित्र में प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पे आपको जो बेलोच मांग है उसका मैं यानी फिगर दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया बेलोच मांग का फिगर। तो आपको इसको भी बना लेने हैं। प्रकार, पांचवा प्रकार क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। जी हाँ, तो हम लोगों ने 4 प्रकार देख लिया, 5वां प्रकार देखेंगे। ये पूर्णतः क्या होती है, जो लोचदार मांग होती है उसके जस्ट विपरीत होती है, यानी जस्ट उल्टा होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में काफ़ी परिवर्तन होने पर, जी हाँ, जब कभी जो किसी वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन होने पर जो इसकी मांग होती है, इसकी मांग में कोई भी बदलाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, या आते भी है तो क्या होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म यानी काफ़ी
कम आता है जी हाँ, तब इसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। यह मांग की लोच भी केवल काल्पनिक है जी हाँ, ये क्या है? काल्पनिक है, यानी रियल नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इस तरह की लोच नहीं पाई जाती है। जो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है इसमें इस तरह की लोच कभी नहीं पाई जाती। ये चित्र में दिखाया गया है, तो मैं अभी इसका चित्र दिखा रहा हूँ किस तरह पूर्णतः बेरोजगार मांग का चित्र होता है जी हाँ। तो यहाँ पे चित्र आ चुका है, तो आपको इस तरह के चित्र यानी बना देने हैं। तो हम लोगों ने यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, तो हम लोगों ने जो 5 प्रकार था वो देख लिया, तो आपको नोट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 जी हाँ। जो इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने में वही लेके आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी नहीं हो और आप आसानी से लिख सके और पूरे मार्क्स लेके आ सके। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आपको 8 क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो हम लोग 4 ही को कवर करेंगे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में? केंद्रीय बैंक किन रीतियों से अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करता है जी हाँ, यानी कौन कौन सी रीतियाँ हैं जिससे अर्थव्यवस्था में वो साख को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्या है? साख नियंत्रण की रीतियाँ यानी विधियाँ जी हाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? समय अनुसार केंद्रीय बैंक ने साख नियंत्रण की अलग अलग विधियों को अपनाया है। इनके 2 भागों में विभाजित किया गया है जी हाँ। इसका विशद वर्णन नीचे दिया गया है जी हाँ। नियंत्रण की जो रीतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा है जी हाँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है? परिमाणात्मक जी हाँ, नहीं परिमाणात्मक नियंत्रण। पहला जो रीति है वो क्या है? परिमाणात्मक नियंत्रण। यहाँ पे इसमें क्या क्या आते हैं? यहाँ पे आता है सबसे पहले आपका यानी बैंक दर अथवा कटौती दर जी हाँ। तो बैंक दर अथवा कटौती दर के बारे में आपको 1-2 लाइन लिख लेना है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं, इसमें भी आपको 1-2 लाइन लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा में क्या है? परिवर्तनशील न्यूनतम कोष दर, और यहाँ पे चौथा में क्या है? तरल कोषानुपात जी हाँ। तो ये आपका यानी परिमाणात्मक नियंत्रण हो गया यानी। और दूसरा जो रीतियाँ होता है कौन सा होता है? एक होता है गुणात्मक विधियाँ जी हाँ। इसमें क्या होता है? चुने हुए साख नियंत्रण इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद साख की राशनिंग, उसके बाद नैतिक दबाव और विज्ञापन विधि तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई जी हाँ। ये सारे जो है क्या है? ये साख नियंत्रण की क्या है? रीतियां हैं जी हाँ, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा। तो यहाँ पे आपको एक एक लाइन इसके बारे में लिख लेना है और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया, अब 2 क्वेश्चन को और देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। प्रगतिशील, अनुपातिक एवं प्रतिगामी कर को उदाहरण सहित समझाइए जी हाँ। जो कर के प्रकार है कौन कौन सा है? प्रगतिशील, उसके बाद अनुपातिक और जो प्रतिगामी कर है इसको आपको उदाहरण सहित समझाने यानी के लिए बोला है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग प्रगतिशील कर को देखेंगे। किसको बोलते हैं? प्रगतिशील कर जी हाँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रगतिशील कर जी हाँ। प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है जी हाँ। जो जिसका रेट होता है वो आय बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ती जाता है। किसका? प्रगतिशील कर का। प्रगतिशील कर में कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर लगाया जाता है जी हाँ। जो प्रगतिशील जो कर होता है इसमें जो कम आय स्तर पर क्या होते हैं? कम दर लगाए जाते हैं, और जो अधिक आय स्तर होते हैं उस पर अधिक दर से कर लगाया जाता है जी हाँ। जैसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे आयकर कम आय वाले व्यक्तियों पर कम दर जी हाँ। जो आय का जिसका आय कम होता है उस पर यानी कम दर, तथा ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों पर बढ़े हुए दर से लगाया जाता है जी हाँ। तो हम लोगों ने देख लिया प्रगतिशील कर किसे देंगे। अब दूसरा देखेंगे हम लोग यानी अनुपातिक कर जी हाँ। हम लोगों पे 3 टाइप का कर देखने के लिए समझाने के लिए बोला है। अब तीसरा देख लेंगे हम लोग अनुपातिक कर। तो किसे अनुपातिक कर बोल रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको नोट करने का साधन तो आप लोग नोट करते चलिएगा जी हाँ। यही जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ आपको वैसे ही एग्जाम में छाप देना है। दूसरा क्या है? अनुपातिक कर। एक अनुपातिक कर जिसे एक फ्लैट टैक्स के रूप में भी जाना जाता है जी हाँ। जो अनुपातिक कर होता है उसको फ्लैट कर या फ्लैट टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रणाली है जी हाँ। जो अनुपातिक कर है क्या? एक प्रणाली है जिसके तहत किसी व्यक्ति की आय से लिया गया कर का प्रतिशत वही रहता है जी हाँ। जो आय का जो कर का जो प्रतिशत रहता है वही रहता है, चाहे वो कितना भी पैसा कमाए जी हाँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? यानी सबसे पहला में प्रगतिशील कर में कि आय बढ़ेगा तो उसका जो कर है कर का रेट भी बढ़ाया जाएगा, और आय घटेगा तो उसका यानी कर का जो रेट है उसको भी घटाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जी हाँ। यानी जो इसमें जो अनुपातिक कर में जो रहता है इसमें यानी वो जितना भी व्यक्ति कमाए जो उसका कर का जो प्रतिशत रहता है रेट रहता है वो वही रहता है, चाहे वो कितना भी पैसा कमाए। इस प्रकार की प्रणाली किसी भी व्यक्ति की आय या संपूर्ण कर प्रणाली पर लागू की जा सकती है जी हाँ। जो इस प्रकार की जो प्रणाली है वो किसी भी व्यक्ति की आय या जो संपूर्ण कर प्रणाली है लागू की जा सकती है, जिसमें लागू समय अवधि 1 वर्ष से लेकर जीवन भर तक देश और कानूनों के आधार पर निर्धारित की जाती है जी हाँ। जो ये कर जो लगाया जाता है ये
यानी जिस 1 वर्ष से लेकर यानी जीवन भर तक देश और कानून के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो हम लोगों ने अनुपातिक कर भी देख लिया। अब देख लेंगे जो तीसरा बोला है हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, यानी प्रतिगामी कर। तो हम लोग देख लेंगे प्रतिगामी कर किसे बोलते हैं। चलिए स्क्रीन पे आ चुका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रतिगामी कर को एक कर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, जो कर का भुगतान करने वाले लोगों पर दी गई आय का कुल प्रतिशत बढ़ाने के लिए होता है। जी हाँ, जो ये कर होता है ये दी गई यानी भुगतान करने वाले लोगों पर दी गई जो आय का कुल प्रतिशत होता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों की आय अधिक होती है वे कर की वस्तुओं पर अपनी कुल आय का कम भुगतान करती है। जी हाँ, यानी इस तरह के कर में क्या होती है, जिन लोगों की जो आय अधिक होती है वे कर की वस्तुओं पर अपनी जो कुल आय का कम भुगतान करते हैं। एक कर को भी प्रतिगामी माना जा सकता है जब गरीब लोगों को कर से अधिक वस्तुओं की खरीद करनी चाहिए जो कि अधिक अमीर लोग करते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रतिगामी कर है इसको भी देख लिया। जी हाँ, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया और जो आखिरी क्वेश्चन है यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उसको देखेंगे और आपको पूरे 20 मार्क्स यानी जो 20 मार्क्स है पूरा वो मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम में लिख देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी जो 38 है क्या बोला जा रहा है, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको यही क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय बैंक है उसके जो मुख्य कार्य है उसका वर्णन करने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे प्रमुख कार्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है केंद्रीय बैंक का, यानी नोट जारी करना। जी हाँ, जो नोट आ रहे हैं उसका जो कार्य होता है, किसका कार्य होता है, ये केंद्रीय बैंक का होता है। जी हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। जो हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, यानी आरबीआई है। यहाँ पे भी भारतीय रिजर्व बैंक आएगा तो आपको समझ जाना है कि हम लोग यहाँ पे केंद्रीय बैंक की बात कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक है के केंद्रीय बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार होता है। जी हाँ, जो अधिकार होता है नोट छापने का किस पर होता है, वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। उसके पास 1 रुपये के नोट, जी हाँ, केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जो 1 रुपये के जो नोट होते हैं वो सिर्फ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट के छोड़कर जितने भी सारे रुपये होते हैं वो यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक छापती है। चलिए हम लोगों ने यानी पहला कार्य देख लिया। अब दूसरा कार्य देखेंगे, जो मेन कार्य को हम लोग देखेंगे। दूसरा कार्य यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारत सरकार का बैंक। जी हाँ, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, भारत सरकार का बैंक है। जी हाँ, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। जी हाँ, जो भारतीय यानी जो केंद्रीय बैंक है वो किसके रूप में कार्य करती है, वो एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करती है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है। जी हाँ, यानी जो राज्य में जो यानी बैंक है और जो केंद्रीय सरकार के जो बैंक है ये सभी बैंक को क्या करती है, यानी चलाती है, सभी बैंक का कार्य करती है। और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देती है। और जो आर्थिक और जो मौद्रिक नीति होती है उससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसको ये क्या करती है, यानी सरकार को उससे क्या करती है, वो सलाह देती है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करती है। और जो सार्वजनिक ऋण होता है सरकार के उसका भी क्या करती है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करती है। चलिए हम लोगों ने दूसरा कार्य देख लिया। अब तीसरा मुख्य कार्य देखेंगे। क्या है तीसरा मुख्य कार्य, बैंकों का बैंक। जी हाँ, जो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है उसको, यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंक के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करती है। जी हाँ, यानी जिस प्रकार हमारे जो वाणिज्यिक बैंक है यानी जो कॉमर्शियल बैंक है जिस प्रकार हम लोगों को क्या करती है, ऋण देती है या हम लोगों के लिए जो कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो वाणिज्यिक बैंकों के लिए काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। जी हाँ, हम लोग जिस प्रकार हम लोग बैंक में क्या कर लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो यानी केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है और वो क्या करती है, उसको उधार देते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे तीसरा मुख्य कार्य। अब चौथा मुख्य कार्य को देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्रेडिट का नियंत्रण। जी हाँ, जो केंद्रीय बैंक होती है वो क्या करती है, क्रेडिट का नियंत्रण करती है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करता है। जी हाँ, यानी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। जी हाँ, जो केंद्रीय बैंक है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो यानी उत्सर्जित जो क्रेडिट होता है उसको नियंत्रित करने का क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। जी हाँ, तो ये जो जितने भी सारे जो कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए वो क्या करते हैं, जो मात्रात्मक और जो गुणात्मक तकनीक होते हैं उसका व्यापक उपयोग करता है। कौन, यानी केंद्रीय बैंक, जो कि हमारा क्या है, आरबीआई है। चलिए अलग अलग देशों
का जो केंद्रीय बैंक होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री में। तो हम लोगों का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब अगला कार्य देख लेंगे, यानी मुख्य कार्य क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। जी हाँ, यानी जो विदेशी मुद्रा होते हैं उसका भंडार का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है। जी हाँ, जो विदेशी जो विनिमय दर होता है उसको स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं, जो विदेशी जो मुद्रे होते हैं उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं और क्या करते हैं, बेचते हैं। और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को क्या करते हैं, सुरक्षा भी करता है। और जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है हमारे कंट्री में उसको भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन, यानी हमारा केंद्रीय बैंक। चलिए अब अगला मुख्य कार्य देख लेंगे, यानी अंतिम जो कार्य है हमारा क्या है, ऋण दाता। जी हाँ, यानी अंतिम ऋण दाता, जो अंतिम ऋण दाता है वो क्या है, हमारा केंद्रीय बैंक है। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। जी हाँ, यानी इसके अलावा और कोई ऋणदाता नहीं है, यानी जो आखिरी ऋणदाता है यानी ऋण देने वाला है कौन है, केंद्रीय बैंक है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से ऋण प्राप्त ना हो तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है। जी हाँ, हम लोग ऋण लेते हैं तो कहाँ पे लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक में लेते हैं। अगर वो उसको ऋण लेना होता है तो कहाँ से लेता है, वो केंद्रीय बैंक से लेता है। और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे देता है। और जो केंद्रीय बैंक होता है उसको यानी क्या कर देता है, ऋण दे देता है। इसलिए उसको यानी अंतिम ऋणदाता के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का यानी जो 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया था, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने यानी 20 मार्क्स सॉल्व कर लिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया आपको वैसे वैसे एग्जाम में लिख देना है, आपको नोट कर लेना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप इस तरह के यानी सारे सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और अपने अब तक जो सारे सब्जेक्ट है आप आंसर की नहीं देखें तो आप लोग यानी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, सारा जो आंसर किया है वो अपलोड हो चुका है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।